हेलो दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज हम क्लास करेंगे सीडीपी का। एक टॉपिक है जेंडर एंड एजुकेशन और एक दूसरा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो इन दो टॉपिक को आज हम क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले की क्लासेस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को आप हमारे चैनल स्टडी 95 वीके से देख सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी 95 वीक को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जेंडर एंड एजुकेशन। बात करें जेंडर एंड एजुकेशन में सेक्स एंड जेंडर की, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है या इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसकी बात कर लेते हैं। बात करें सेक्स की, तो सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो प्राकृतिक, जो नेचुरली, जो शारीरिक और जैविक संरचना पर जो है आधारित होती है। जैसे सेक्स से जो है पता चलता है जो नेचुरली शारीरिक जो बनावट है। जैसे लड़के की बनावट अलग है, ठीक है, बॉय की, और गर्ल की बनावट अलग है। तो ये जो है सेक्स से पता चलता है कि ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बात करें जेंडर की, तो जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है, ये समाज द्वारा निर्मित होता है और इसमें जो है सामाजिक अपेक्षाएं जो है वो निहित होती हैं। सामाजिक अपेक्षाओं में क्या हो सकता है? सामाजिक अपेक्षाओं में ये होगा कि जैसे लड़के से जो है ये अपेक्षा की जाती है कि वो बाहर जा कर के कमाएगा और फिर वो घर में आएगा, ठीक है। और लड़की से अपेक्षा रहती है कि लड़की जो है घर के जो घरेलू काम है वो करेगी। तो इस तरीके की कुछ सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं जो जेंडर में जो है होती हैं, ठीक है। समाज ने महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित कर रखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुष कमाएगा और महिला जो है घर के काम करेगी। तो ये जो भूमिकाएं हैं वो निर्धारित कर रखी है किसने? समाज ने। तो जिसके हिसाब से व्यक्ति के वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाउंड्रीज को जो है विभाजित कर दिया गया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। बात करें महत्वपूर्ण विचार की, तो लिंग पूर्वाग्रह, जो जेंडर स्टीरियोटाइप में जो है किसी एक जेंडर के साथ अन्याय होता है, किसी एक जेंडर के साथ जो है अन्याय होता है। वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो यह भेदभाव अक्सर सामाजिक पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादी सोच से उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे महिला और लड़कियों को सबसे अधिक नुकसान होता है। पूर्वाग्रह वाली सोच या रूढ़िवादी सोच कैसी होती है? वो होता है कि जैसे लड़की केवल अ, जैसे लड़की अगर स्कूल में जाती है तो केवल आर्ट्स या होम साइंस जैसे होम साइंस जैसे सब्जेक्ट ही पढ़ सकती है, ठीक है। वहीं लड़का अगर बात करें लड़के की, तो लड़का जो है मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट केवल लड़का ही पढ़ सकता है। तो ये जो है सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच, ठीक है। इससे जो है लड़कियों को, जो है लड़कियों और महिलाओं को जो है सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। बात करें कोर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट की, तो जेंडर बायसनेस इसमें एक पहला कोर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें लड़कों और लड़कियों में अनुचित अंतर किया जाता है। यह पूर्वाग्रह महिलाओं और पुरुषों को उनकी लिंग पहचान के आधार पर रूढ़िबद्ध भूमिकाएं प्रदान करता है। जैसे लड़का बाहर जाकर के कमाएगा और महिलाएं जो है घर का काम करेंगी। तो ये जो अनुचित अंतर है वो इसमें किया जाता है, जेंडर बायसनेस, ठीक है। और या इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, जैसे नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है। यदि गायन या जैसे सिंगिंग या डांसिंग है तो वह केवल लड़कियां कर सकती हैं या लड़कियों को उसमें प्राथमिकता दी जाती है। और वहीं जो है और खेल कूद जो है उसमें केवल लड़कों को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है जेंडर बायसनेस होगा। बात करें जेंडर स्टीरियोटाइप की, लैंगिक रूढ़िवादिता की, जो सामाजिक प्रथा या सोच पहले से चली आ रही है, उसे बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के वैसा ही मान लेना ही लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है। जैसे रसोई का सारा काम महिलाएं करेंगी और पुरुष जो है बाहर जाकर धन कमाएंगे। तो ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप में आ जाता है, ठीक है। बात करें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जब किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर के आधार पर अनुचित और असमान व्यवहार किया जाता है, उसे लिंग भेदभाव कहते हैं। जैसे महिलाएं केवल महिलाएं केवल जो है
कोमल हो सकती हैं, ठीक है, या पुरुष केवल आर्मी में जो है ज्वाइन कर सकते। तो ये जो है जेंडर के आधार पर अनुचित या असमान व्यवहार के अंदर आता है। इसी को जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। बात करें जेंडर आइडेंटिटी की, लिंग पहचान की, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति खुद को आंतरिक रूप से पुरुष या महिला के रूप में कैसे पहचानता है। तो लगभग 3 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने आप लिंग पहचानना जो है सीख जाते हैं। तो ये जेंडर आइडेंटिटी में आता है। बच्चा जो है 3 वर्ष की आयु तक पहचान लेता है कि उसका लिंग क्या है, वो लड़का है या लड़की है, बॉय है या गर्ल है। तो वो 3 वर्ष की आयु तक पहचान लेता है। तो इसको जो है जेंडर आइडेंटिटी आइडेंटिटी कह देते हैं। बात करें जेंडर रोल की, हम्म, समाज द्वारा निर्धारित अपेक्षाएं कि लड़कों और लड़कियों को किस प्रकार सोचना, व्यवहार करना और महसूस करना चाहिए। जैसे लड़कों से अपेक्षा ये होती है कि लड़के जो है मजबूत होते हैं, साहसी होते हैं और उनको जो है आत्मनिर्भर बनना होता है। ठीक है, तो लड़कों से ये अपेक्षाएं की जाती है। बात करें लड़कियों से अपेक्षाएं की, तो लड़कियां जो है कोमल होंगी, शांत होंगी, आज्ञाकारी होंगी और उनसे जो है घरेलू बनने की अपेक्षा की जाती है। घरेलू मतलब जैसे घर का काम वाम करना, खाना बनाना, रोटी मतलब झाड़ू बर्तन पोछा ये सब करना। ये जो अपेक्षाएं हैं वो लड़कियों से की जाती हैं। तो ये जो है जेंडर रोल में आ जाती है। बात करें जेंडर टाइपिंग की, वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें बच्चा यह सीखता है कि समाज में कौन से व्यवहार, कपड़े कपड़े, रुचियां और भूमिकाएं उसके विशिष्ट लिंग के लिए उचित मानी जाती हैं। ठीक है, जेंडर टाइपिंग में लड़का किस तरीके के कपड़े पहनेगा, लड़की किस तरीके के कपड़े पहनेगी, लड़कियों को किस चीज़ में रुचि लेनी चाहिए, लड़कों को किस चीज़ में रुचि लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं जेंडर टाइपिंग के अंदर आती हैं। उसी को जो है उचित माना जाता है। ठीक। और दोस्तों बात करें जेंडर इक्वालिटी की, तो इसमें जो है लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान करना, अधिकारों या अवसरों तक पहुंच लिंग से पूरी तरह अप्रभावित रहती है। इसमें जो है सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर देना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। इसका जो उद्देश्य है वो समानता स्थापित करना है, जैसे सबको एक जैसा देना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, स्कूल में लड़के और लड़कियों को समान किताबें और सुविधाएं देना। तो ये सब जो है जेंडर इक्वलिटी में आ जाता है। बात करें जेंडर इक्विटी की, इसका अर्थ है कि लिंग भेद से परे जाकर सभी को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार समान न्याय, अवसर, संसाधन और सहायता जो है उपलब्ध कराना। इसका अर्थ है कि सभी लोगों की अलग अलग जरूरत को ध्यान में रखकर उचित जो है उन्हें सहायता देना। ठीक है, जेंडर इक्विटी में आता है वो। और ज़रूरत के अनुसार अलग-अलग सहायता देना, ऐसा भी कह सकते हैं। और ये जो है समानता तक पहुँचने के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था जो है, में बनाई जाती है। जो फॉर इसको जो है इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिसे जितनी ज़रूरत हो, उतना देना। ठीक है? और इसके अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ आपको, जिन लड़कियों को शिक्षा में बाधाएँ हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति जैसे स्कॉलरशिप या उनको जो है विशेष सुविधाएँ देना, तो वो सब जो है इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है? आसान भाषा में अगर समझाऊँ मैं आपको, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार और अवसर और सम्मान मिले। जेंडर इक्वालिटी की बात बता रहा हूँ मैं, कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। ठीक है? बात करें जेंडर इक्विटी की, तो इसमें जो है लड़के-लड़कियों की परिस्थितियों और ज़रूरतों को समझकर उचित सहायता दी जाए, ताकि वे समान स्तर तक। तो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया हो। तो बात करें जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी से बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जैविक और सामाजिक अंतरों के कारण जो गैप आ जाता है उसको पाटने में जो है सहायता करती है। क्या? जेंडर इक्विटी। उदाहरण के तौर पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को रिजर्वेशन दे, ताकि वे घरेलू दायित्वों के बीच पुरुषों के बराबर आकर मुकाबला कर सकें। तो ये जो है जेंडर इक्विटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे किस सामाजिक प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही जो उचित लैंगिक भूमिकाएं हैं, जेंडर रोल हैं जो वो सीखते हैं। ठीक है, तो जेंडर टाइपिंग में जो है
जो अपना जो पहचान है उसकी, जेंडर रोल की या जेंडर भूमिका की, वो जो है इसमें जेंडर टाइपिंग। ठीक। अ, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों या लाभों के आवंटन और सेवाओं के प्रवेश में भेदभाव की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। तो जेंडर जो इक्वालिटी है वो जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है, बाद में जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है तो मैं बाद की क्लासेस में करवाऊंगा, जिससे जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अभी आप फिलहाल केवल इसको जो है पढ़ते चलें, क्योंकि अभी क्लासेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हम क्लासेस कर लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर हम क्वेश्चनों पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है क्या जेंडर बायस्ड है, अध्यापक एथिकल नहीं हो सकता, मोरलिस्टिक नहीं होता, राइट माइंडेड नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जेंडर बायस्ड होगा। ठीक है। बात करें हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता, कोई उसकी बात कर लेते हैं। कोई भी बच्चा बिल्कुल एक दूसरे जैसा नहीं होता है। ठीक है। एक दूसरे बच्चे जैसा नहीं होता है। हर बच्चे में कुछ अनूठी विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। इन्हीं विशेषताओं को हम व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मूल सिद्धांत की अगर इसकी हम बात करें, तो हर बच्चे की जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसकी अपनी एक अलग गति होती है। इसलिए उनको सीखने का तरीका उनका सीखने का जो तरीका है लड़कों बच्चों का, उनका जो है अलग अलग होता है, क्योंकि उनके जो वृद्धि है, डेवलपमेंट है, जो गति है वो अलग होती है। इसलिए उनका सीखने का जो तरीका है वो भी अलग अलग। यदि हम इसे समझ लें तो शिक्षण ना केवल सुगम होगा बल्कि मीनिंगफुल भी हो जाता है। ठीक है। हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रमुख टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो शारीरिक भिन्नताओं में शरीर की लंबाई आ जाती है। फिजिकल डिफरेंसेस में शरीर की लंबाई आ जाती है। मान लो कि कोई बच्चा लंबा है और कोई जो है छोटा है। चौड़ाई आ जाती है, रंग रूप आ जाती है, जैसे काला गोरा हो गया। शारीरिक बनावट आ जाती है, वजन में अंतर हो जाता है, किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का वजन कम है। ये जो है फिजिकल डिफरेंसेस में बात करें एटीट्यूड की, तो इसमें बच्चों की सोच और उसकी पसंद नापसंद का अंतर होता है। ठीक है। बात करें मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस की, मोटर क्षमता विभिन्नता की, इसमें शारीरिक कौशल होता है, जैसे दौड़ना, चित्र बनाना, सिलाई बुनाई या खेल। इनमें जो है अंतर देखने को मिलता है। शारीरिक कौशल जो है ये अलग अलग होते हैं बच्चों के। किसी को दौड़ना पसंद है, किसी को चित्र बनाना पसंद है, किसी को सिलाई बुनाई करनी पसंद है, और किसी को जो है कोई और सा खेल खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये भी अंतर देखने को मिल जाते हैं। बुद्धि में भी भिन्नता है, बुद्धि में भी अंतर होता है। जैसे बच्चों की सोचने, समझने व समस्या समाधान की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। सभी का आईक्यू जो है समान नहीं होता है, जैसे तार्किक बुद्धि बनाम रचनात्मक। किसी की जो बुद्धि है वो लॉजिकल रीजनिंग पे काम करती है, और किसी की जो है क्रिएटिविटी। ठीक है। तो बुद्धि में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बात करें लैंगिक भिन्नता, डिफरेंस बेस्ड ऑन सेक्स, सेक्स के आधार पर जो डिफरेंसेस हैं। लड़के और लड़कियों के विकास। ठीक है। लड़कियों का विकास पहले हो जाता है और लड़कों का थोड़ा लेट होता है। ये डिफरेंसेस देखने को मिले। सामाजिक और मानसिक जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें स्वाभाविक भी भिन्नताएं देखने को मिले। अचीवमेंट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे एक ही कक्षा में होते हुए भी अलग अलग विषयों में बच्चों की रुचि, प्रदर्शन का अलग अलग स्तर होता है। स्तर जो है वो अलग होता है। जैसे मान लो एक कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं, तो कुछ को जो है मैथ्स पसंद है, कुछ को जो है साइंस पसंद है, और कुछ को जो है एसएसटी या सोशल साइंस पसंद है। तो बच्चों की जो है अलग अलग विषयों में रुचि होती है। फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उनका जो है प्रदर्शन देखने को मिलता है उन सब्जेक्ट्स में। या राष्ट्रीयता के आधार पर भिन्नता, विभिन्न क्षेत्रों व देशों की भौगोलिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। जैसे देश में कोई पूरा पूर्वी छोर से है, कोई पश्चिमी छोर से है, या कोई नदियों के किनारे रहता है, कोई स्थलों के आसपास रहता है, लैंडलॉक्ड में रहता है एरिया में। ठीक है।
तो ये भी देखने को मिलता है। कोई समुद्र के किनारे रहता है, कोई जो है समुद्र से दूर रहता है, तो ये जो है विभिन्नताएँ वो देखने को मिल जाती हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर जो विभिन्नता है, इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंसेस, बच्चों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि व संसाधनों तक पहुँच, उनकी सीखने की गति और व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करती है। बच्चों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का मतलब गरीब और अमीर। मान लो कोई गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से और कोई जो है अमीर से है, तो उनका जो है जिसके जो अमीर है उसके पास संसाधन होंगे, ठीक है? तो जिसके पास संसाधन होंगे उनके पास उनकी जो सीखने की गति है वो ज़्यादा होगी, और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होगी। फिर वहीं जो है जो गरीब परिवार से होंगे उनके पास संसाधन होंगे, उनकी जो सीखने की गति है वो थोड़ी धीमी होगी, जो पर्सनैलिटी है वो अमीर के मुकाबले कम अ, विकसित होगी उसकी पर्सनैलिटी। तो जो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंस है वो ये। बात कर लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो प्रमुख कारण, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो उद्गम है मुख्य रूप से दो प्रमुख कारकों के योग से होता है। वो दो कौन से योग हैं? जैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो मल्टीपल है या गुणनफल है, उससे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। हेरिडिटी की बात करें तो जन्मजात जो गुण होते हैं, जैसे जन्म से ही माता पिता से जो हमें जीन्स मिलते हैं, जैसे आंखों का रंग हमारा कैसा हो, चेहरे की बनावट कैसी होगी, और माता पिता मिलने से माता पिता से मिलने वाले जो जैविक गुण हैं, जो जीन्स है, वो जो है हेरिडिटी के अंदर आते हैं। ये मैं आपको चैप्टर पहले, इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा चुका हूँ मैं, तो उसमें मैंने ये विस्तार से पढ़ाया था, तो उसमें आप देख सकते हैं। बात करें पर्यावरण की, तो बाहरी वातावरण जिसमें परिवार, समाज, संस्कृति, शिक्षा, परंपराएं बच्चे के अधिगम को जो है प्रभावित करती है। जैसे परिवार, जैसे कोई गरीब परिवार का है, कोई अमीर परिवार का है, किसी के परिवार में कम सदस्य है, किसी के परिवार में ज़्यादा सदस्य, किसी बच्चे को कैसा समाज मिलता है, किसी बच्चे को कैसा समाज मिलता है, किसी की संस्कृति कैसी है, किसी की संस्कृति कैसी है। ये भी जो है बच्चे के जो लर्निंग है उसको जो है प्रभावित करते हैं, इन्वायरमेंट भी। बात कर लेते हैं कक्षा में विविधता, जो क्लास में जो डाइवर्सिटी है, और शिक्षक की जो भूमिका है उसके बारे में। तो मतलब एक कहावत है कि कक्षा जो है एक बगीचे की तरह है, जहाँ हर बच्चा एक अलग फूल के समान होता है। जैसे एक, हर बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, तो उसी तरीके से कि हर बच्चा जो है एक अलग फूल के समान। शिक्षक का मुख्य दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि हर फूल अपनी गति से खिले, समाज को जो है अपनी सुगंध दे। शिक्षक का यह मुख्य दायित्व है कि वो हर बच्चे पर जो है अपनी, या उस बच्चे की एबिलिटी के अनुसार उस पर अपना समय दे, उसका डेवलप करवाने में उसकी, जिससे जो है वो बच्चा डेवलप होके अपना उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो विकास, उस समाज की बेहतरी में लगाए वो। ठीक है? विविधता का प्रबंधन करने के जो प्रमुख बिंदु हैं या की मेथड्स टू मैनेज डाइवर्सिटी, जैसे समान अवसर प्रदान कर, बच्चा चाहे अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, या किसी भी पृष्ठभूमि का हो, सभी को जो है समान और संवेदनशील अवसर मिलने चाहिए। समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक। विविधता के आधार पर बेस ऑफ डाइवर्सिटी, कक्षा में जो है भाषा, किसी की भाषा जो लैंग्वेज है वो, मतलब किसी बच्चे की जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। हर बच्चे का जेंडर अलग अलग हो सकता है। ठीक है? हर बच्चे की जो एबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसमें विविधता देखने को मिल सकती है। ठीक है? इसे संसाधनों के रूप में देखना चाहिए, ना कि बच्चे की कमी के रूप में बात करें सकारात्मक प्रोत्साहन की, पॉजिटिव मोटिवेशन की, हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे बेटा तुम कर सकते हो। ये बच्चों के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। मान लीजिए कोई टीचर किसी बच्चे को कोई कार्य करने के लिए देता है, ठीक है, और वो कार्य उस बच्चे पर नहीं होता है, तो टीचर का यह दायित्व है कि वो बच्चे को जो है बताए कि इस तरीके से इस कार्य को करना है, और उसकी जो है उसका जो है
प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं करके लाए और कल तुम करके ले आना, और इसको ऐसे करके लाना। तुम बेटा बेटा तुम इस कार्य को कर सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से जो है सकारात्मक मोटिवेशन बच्चे को देना चाहिए। उससे जो है बच्चे का जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कई गुना बढ़ता है। ठीक है। हम बात कर लें लर्निंग स्टाइल्स की, तो कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, और तो कुछ बच्चे जो है खुद करके सीखते हैं। तो शिक्षक को इन तीनों शैलियों को जो है समन्वय करना चाहिए। ठीक है। इन जो ये जो तीन शैली हैं, विजुअल, ऑडिटरी और कानेस्थेटिक की, इन तीनों ही लर्निंग स्टाइल्स को जो है टीचर को जो है इन तीनों ही स्टाइल्स को बच्चे को आना चाहिए। ठीक। बात करें शिक्षण व मूल्यांकन विधियों की, टीचिंग एंड मेथड मेथड की, परीक्षा या मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा द्वारा नहीं होता है, बल्कि बहुआयामी होना चाहिए। हाँ, मौखिक होना चाहिए, मौखिक प्रस्तुति हो बच्चे के, प्रोजेक्ट द्वारा हो, ड्रामा द्वारा हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। बात कर लेते हैं, कुछ प्रश्न हैं इसमें, सॉरी एक ही प्रश्न है तो भी देख लेते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो ये कौन सी विधि उचित नहीं है, वो पूछ रहा है। कुछ तीन क्वेश्चन, तीन जो है वो सही होंगे, और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत होगा। तो जो गलत होगा वही जो है सही, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। तो इसमें बताया गया काउंटर जेंडर बायस है, उसको जो है चुनौती देना चाहिए। ठीक है। कक्षा में बालक बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था कर, ये जो अलग अलग बैठाने की जो व्यवस्था है, ये जो है नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट में आती है। तो जहां भी क्वेश्चन में नेगेटिव पॉइंट मिले, या क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन पढ़ने के बाद जहां भी नेगेटिव क्वेश्चन या नेगेटिव लाइन मिले, तो वो क्वेश्चन वो जो है गलत होगा। ठीक है। तो जो गलत होगा, क्योंकि इसमें नहीं है, नहीं पूछा है, तो जो गलत है वही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। जैसे जेंडर भेदभाव पर चर्चा करनी चाहिए बिल्कुल, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए। ठीक है, अध्यापक द्वारा ऐसे गैर परंपरावादी उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें लड़कियां आगे बढ़ी। ऐसे उदाहरण देने चाहिए गैर परंपरागत, जो अनट्रेडिशनल, जो जिसमें जो है लड़कियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जैसे लड़कियां जो हैं आर्मी में जा रही हैं, पुलिस में आ रही हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके का उदाहरण देने चाहिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर क्लासेस अगर आपको पसंद आई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारी चैनल यूट्यूब चैनल को जो है स्टडी 95 को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आने वाले टाइम में और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी सीडीपी से रिलेटेड, या अदर जो सब्जेक्ट हैं सीडीपी से रिलेटेड, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश, एसएसटी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। चैनल को जो है